नमस्कार साथियों, कैसे हो भी सभी। आ जाओ कक्षा के अंदर और कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। आज एक बहुत ही अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण कक्षा रहने वाली है और इस कक्षा के अंदर सभी मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के साथी मेरे साथी जुड़ सकते हैं और हम आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल पर बहुत सारी कक्षाएं पड़ी हुई साथियों। आधुनिक काल, उसके पहले भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल। तो एक एक कवि के बारे में अलग अलग कक्षाएं हैं। आप हमारे चैनल पर जाके सभी कक्षाएं देख सकते हैं। और इसके साथ ये इस कक्षा जो है, जहाँ भी हिंदी साहित्य एक दिवसीय एग्जाम के अंदर आता है, वो हमारी कक्षा के साथ अवश्य जुड़ें। और आज की कक्षा इसी के साथ शुरू करेंगे साथियों। कक्षा क्या है, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। और आज जो कक्षा होने जा रही है वो होने जा रही है साथियों आधुनिक काल पर। और आज हम पढ़ाएंगे आपको आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पे प्रश्न है, तो एक एक करके प्रश्न करते चलेंगे। तो इसी के साथ क्या है कि ऐसे अगर हम प्रश्न करते जाएंगे तो एक दिन मैं आपसे कहता हूं कि हम सभी प्रश्न कर लेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और एक एक टॉपिक के ऊपर क्या है, काफ़ी कक्षाएं बना रहे हैं हम। जैसे आधुनिक काल की पृष्ठभूमि है, इस पर पूरी एक कक्षा बनी है। इसके बाद आधुनिक काल के कवि शुरू होंगे या राइटर शुरू होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, तो एक पृष्ठभूमि में एक कक्षा के अंदर लगभग 15 प्रश्नों के अंदर आप मानोगे कम से कम 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी के साथ कक्षा को शुरू करेंगे बिना विलंब किए साथियों। और कक्षा क्या है, सभी ने इम्तिहान से देखनी है और सभी प्रश्नों के उत्तर खुद देने की कोशिश करनी है। और इस प्रकार आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं साथियों। कि मास्टर कैडर का जो भी डाटा है हम आगे से कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे आपको। तो क्या है कि ये जो क्लास है, आगे हम थोड़े दिन बाद इस कक्षा को क्या करेंगे, हम ये आपको टॉपिक वाइज करवा देंगे। मतलब जैसे बैच के अंदर करवाते हैं वैसे करवा देंगे आपको, ठीक है। पहले उसको हम समझा देंगे, फिर क्वेश्चन बना के क्वेश्चन पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ कक्षा को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है साथियों कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है। तो आपने ये बताना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने आदिकाल का जो आधुनिक काल का जो समय है उसकी समय सीमा क्या मानी है। तो आपने ये बताना है, क्या 1843 से 1927 माना है, या फिर साथियों 1850 से 1927 माना है, या 1857 से 1930 माना है, या फिर 1850 से 1950 माना है। तो 1850 से भी मानते हैं, 1857 से मानते हैं, ठीक है। तो पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो 1843 से 1957 तक क्या है, आधुनिक काल का समय मानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ हमने इससे पहले देखा कि जो 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं। तो वो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं दोस्तों रीतिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, एक एक काल को क्या है दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है। तो उन्होंने जो है आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है साथियों, ठीक है। इसी के साथ हम बात करेंगे तो भक्ति काल है, भक्ति काल को उत्तर मध्य काल कहा गया है। और इसी के साथ इन्होंने रीतिकाल को इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। और इसी के साथ क्या है, आज जो हम कर रहे हैं आधुनिक काल है साथियों। आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा है, गद्य काल की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार क्या है, रामचंद्र शुक्ल जो है एक एक जो समय है, एक एक काल है, उसको तो दोहराए नामकरण की पद्धति को अपनाया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे
इसका उत्तर था साथियों ए। और इस प्रकार से हम प्रश्न को करेंगे बहुत ही डीपली। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आगे हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे साथियों। तो इसका एक बार उत्तर को देखते हैं। तो आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जो है वो 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक मानते हैं समय सीमा। और इसका दूसरा नाम जो है वो गदकाल देते हैं साथियों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि आधुनिक काल के संबंध में कौन से मत प्रचलित हैं। तो आधुनिक काल के जो संबंध में आपने बताना है कि जो आरंभ काल है, आधुनिक काल का जो आरंभ समय है उसका क्या है ना, उसका समय क्या है, तो वो आपने बताना है। तो एक तो है साथियों 1850, एक है 1857, एक है साथियों 1868 और या फिर उपरोक्त सभी। तो उस पर क्या रहने वाला है। तो साथियों 1850 को भी माना गया है। कुछ इतिहासकार 1850 को ही आधुनिक काल का शुरुआत मानते हैं। कुछ इतिहासकार 1857 से मानते हैं साथियों। कुछ 1868 से मानते हैं। तो कौन किसको क्या मानता है, तो हम एक बार इसके उत्तर को देखेंगे। उत्तर है इसका डी। और आगे इसके उत्तर पे चलते हैं। तो उत्तर में साथियों देखो कि जो 1850 से जो 3 मत प्रचलित है यहाँ पे कि आधुनिक काल का जो समय क्या है निर्धारित किया जाए, तो इसके ऊपर क्या है कि 3 मत प्रचलित है। 3 मत कौन से देखो 1850 से भी कुछ मानते हैं। तो 1850 से क्यों मानते हैं, तो भारतेंदु जी का जन्म वर्ष है वो। ठीक है, तो भारतेंदु जी का जो जन्म वर्ष है वो क्या है 1850 है। तो यहाँ से भी कुछ इतिहासकार क्या है आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं साथियों। तो इसके साथ हम आगे देखते हैं। तो आगे है 1857 के बाद। तो क्या है 1857 में क्या है साथियों, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसके कारण भी कुछ लोग जो है, कुछ साहित्यकार जो है 1857 से आधुनिक काल को जो है वो उसकी शुरुआत मानते हैं। इसके साथ हम देखते हैं साथियों कि 1868 से भी कुछ मानते हैं। तो 1868 से क्यों मानते हैं, क्योंकि इस समय क्या है एक जो पत्रिका है कवि वचन सुधा साथियों, तो इसकी जो ये निकाली गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है कुछ साहित्यकार जो है 1857 से भी मानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 3 है उसको देखते हैं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा गया है। तो आपने बताना है साथियों कि हिंदी जो साहित्य है उसका दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा गया है। क्या आदिकाल को कहा गया है साथियों, या फिर भक्ति काल को कहा गया है, या फिर रीतिकाल को कहा गया है, या फिर आधुनिक काल को कहा गया है। तो पहला जो स्वर्ण काल है वो तो है साथियों भक्ति काल। तो हिंदी साहित्य का पहला स्वर्ण काल। ठीक है साथियों, तो ये क्या है, तो ये है भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का पहला स्वर्ण काल कहा गया है। और हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल है साथियों वो कहा जाता है आधुनिक काल को। उत्तर रहने वाला है डी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं इसके उत्तर को एक बार। तो आधुनिक काल में क्या है साथियों, हिंदी साहित्य का दूसरा जो स्वर्ण काल इसे कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं साथियों। तो प्रश्न संख्या 4 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है। तो ये प्रश्न ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमने पहला ही जो शुरुआती प्रश्न करवाया उसके अंदर आपको बताया था कि गद्य काल की संज्ञा आधुनिक काल को किसने दी है। तो आपने एक बार बताना है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी देते हैं साथियों, और या फिर डॉक्टर नगेंद्र है, और या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। तो आपने बताना है कि आधुनिक काल को जो गद्य काल की संज्ञा है वो कौन सा इतिहासकार या साहित्यकार देता है। तो इसका जो देते हैं साथियों वो देते हैं रामचंद्र शुक्ल। और इसका उत्तर रहने वाला है बी। यानी कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, और भक्ति काल को उत्तर मध्य काल कहा, उसके बाद रीति काल को श्रृंगार काल कहा, और आधुनिक काल को क्या है गद्य काल की संज्ञा देकर पुकारा है इन्होंने। और दोहरे नामकरण की जो पद्धति है वो श्री रामचंद्र शुक्ल जी अपनाते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं साथियों कि आधुनिक काल को जो है वर्तमान काल की संज्ञा किसने दी है। तो ये दी है साथियों
मिश्र बंधुओं ने जो है आधुनिक काल को क्या कहा है, वर्तमान काल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 साथियों। तो प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी है। तो आपने बताना है जो आधुनिक काल है तो इसको श्रृंगार काल, क्या नाम है, आधुनिक काल को आधुनिक काल ही किसने कहा है, तो ये आपने बताना है। क्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी है साथियों। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमने देखा कि जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को क्या है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो गद्य काल की संज्ञा साथियों दी है, ये दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके साथ हमने देखा कि जो आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा। तो ये प्रश्न क्या है, आपने ध्यान देने साथियों कि ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पत्र के हिसाब से। तो ये कहते हैं साथियों मिश्र बंधु, ठीक है साथियों। तो आपने इनको सभी को ध्यान रखना है और इसका उत्तर जो है वो रहने वाला है डी, यानी कि आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी कहते हैं, गणपति चंद्रगुप्त भी कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं। तो इसके साथ हम उत्तर को देखते हैं एक बार। तो साथियों आधुनिक काल की संज्ञा जो है रामकुमार वर्मा, तो आधुनिक काल की संज्ञा देने वाले कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उसके बाद डॉक्टर क्या है, गणपति चंद्रगुप्त है। तो ये तीनों ही क्या है, आधुनिक काल की संज्ञा देते हैं, आधुनिक काल को या गद्य काल को। तो इसी के साथ हम आगे का प्रश्न देखते हैं जो आगे आपका सामने इस प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है कि आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा है। तो आपने ये बताना है कि आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा है। क्या ये फिर डॉक्टर विश्वनाथ कमल कुल श्रेष्ठ कहते हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, या फिर साथियों रामकुमार वर्मा है, या फिर साथियों रामचंद्र शुक्ल जी है। तो आपने उत्तर देना है। इसी के साथ क्लास आगे बढ़ रही है और आपने इसका उत्तर देना है साथियों कि आधुनिक काल को साहित्य काल की संज्ञा किसने दी है। तो डॉक्टर विश्वनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर रामकुमार वर्मा जी है, और या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है, तो इसका उत्तर साथियों रहने वाला है ए, यानी कि जो डॉक्टर विश्वनाथ कमल कुल श्रेष्ठ है, इन्होंने जो है साहित्य काल की संज्ञा दी आधुनिक काल को। उत्तर रहने वाला है ई। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं, एक बार हम आपको ये पूरा बता देते हैं कि किस राइटर ने आधुनिक काल को क्या क्या संज्ञा दी है। तो साथियों रामचंद्र शुक्ल इसकी क्या संज्ञा देते हैं, तो वो कहते हैं कि गद्य काल की संज्ञा देते हैं। उसके बाद मिश्र बंधुओं का अभी हमने देखा, तो ये क्या है, इसको वर्तमान काल मानते हैं। और रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों मानते हैं साथियों आधुनिक काल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है कि आधुनिक काल मानने वाले कौन कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल है, और रामचंद्र शुक्ल नहीं है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गणपति चंद्रगुप्त है, और रामकुमार वर्मा जी हैं, जो कि आधुनिक काल कहते हैं आधुनिक काल को। मिश्र बंधु इसको कहते हैं वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल जी इसको देते हैं दूसरे नाम की, जो गद्य काल कहते हैं आधुनिक काल को। ठीक है, पृथ्वीराज कमल कुल श्रेष्ठ जो है, उन्होंने साथियों साहित्य काल कहा है। और इसी के साथ आपने ये ध्यान देना है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना, ताकि क्योंकि ऐसी जानकारी एक साथ तो मिलनी मुश्किल हो जाती है, और किताब के अंदर क्या होता है, डाटा बहुत ज़्यादा दिया रहता है, तो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आपने इनको क्या है नोट कर लेना है कि आधुनिक काल को किसने क्या संज्ञा दी है। तो ये प्रश्न बन सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आगे देखते हैं हम कि प्रश्न संख्या 7 है कि आधुनिक काल के प्रथम काल को क्या कहा जाता है। तो आपने ये बताना है साथियों कि जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को क्या है, आगे 5 खंडों में 4 खंडों में बांटा गया है। तो आपने बताना है कि जो प्रथम खंड है या प्रथम काल है उसको क्या कहा गया है। तो आपने बताना है क्या पुनर्जागरण कहा जाता है, या फिर साथियों जागरण सुधार काल कहा जाता है, या फिर छायावादी काल कहा जाता है, या प्रगतिवाल कहा जाता है। तो साथियों उत्तर जो है वो रहने वाला है पुनर्जागरण काल, जिसका नाम क्या है, ये है साथियों भारतेंदु के नाम पर। ठीक है, तो ये है कौन, भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है साथियों, तो इसके साथ उत्तर तो रहने वाला है हमारा ए। और जागरण सुधार काल है, ये साथियों द्विवेदी काल, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। उसके बाद छायावाद है, तो छायावाद क्या है साथियों, पंत है, निराला है। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये इस समय के राइटर हैं। प्रगतिवाद है, तो प्रगतिवाद क्या है, तो ये मार्क्सवाद है। तो साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। तो पुनर्जागरण काल जो है वो साथियों कहा गया है भारतेंदु युग को, और इसका समय जो है 1850 से 1900 तक जो सर्वसम्मति से माना है। हमने एक पहला ही प्रश्न पढ़ा था जिसके अंदर लिखा था कि 1843 से लेकर 1927 तक का जो समय है वो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। पर सर्वमान्य मत जो है 1850 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु युग का माना जाता है, और इसके प्रवर्तक जो है वो साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न आगे 8 संख्या साथियों। तो प्रश्न 8 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आधुनिक काल के दूसरे चरण को क्या नाम दिया जाता है। तो आपने बताना है जो आधुनिक काल का दूसरा चरण है उसको क्या कहा जाता है। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि जो पहला चरण है तो उसका नाम क्या है, ये है साथियों भारतेंदु युग, भारतेंदु युग है। उसके बाद दूसरा जो चरण है वो है साथियों द्विवेदी युग, ठीक है। ये जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है साथियों प्रगतिवाद है, ठीक है। इसके बाद है इसके बीच में सॉरी एक रह गया छायावाद है, ठीक है। छायावाद है और छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद है, उसके बाद क्या है प्रयोगवाद है साथियों, इसके बाद क्या है नई कविता है साथियों, है ना। चलो गलत हो गया, एक मिनट में थोड़ा साफ करके दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये नोट करना है। तो आपने बताना है क्या दूसरे चरण को क्या पुनर्जागरण काल कहा जाता है, या फिर जागरण सुधार काल कहा जाता है, या फिर छायावादी काल कहा जाता है, या फिर कहा जाता है साथियों प्रगतिवाद। तो इसका उत्तर रहने वाला है बी, यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो इसके प्रवर्तक हैं, और इसका दूसरा नाम है द्विवेदी युग, ठीक है। और आगे हम देखते हैं साथियों कि जागरण सुधार काल का जो नाम है वो द्विवेदी युग पर पड़ा हुआ है, और इसके प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये 1900 से लेके 1920 तक का समय है, जो कि क्या है इनका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या है 1903 से लेकर 1920 तक क्या है सरस्वती संपादन किया इन्होंने, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सरस्वती पत्रिका का, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो रहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आगे प्रश्न संख्या 9 है साथियों कि आधुनिक काल के तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। यानी कि प्रश्न कंटिन्यू बने हुए हैं, और प्रश्न क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक प्रश्न के अंदर कम से कम 5 प्रश्नों की जानकारी मिल रही है। तो आपने कक्षा को पक्का लाइक और शेयर करना है साथियों। इसके साथ क्या है सब्सक्राइब करना है। हम क्या है आपको बिना किसी बातचीत के चैनल पे तैयारी करवा रहे हैं, और हम खुद तैयारी करें और इसके साथ आपको भी तैयारी करा रहे हैं। तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई साथी करना चाहता है तो हमारे चैनल पे करता रहे तैयारी। इसके साथ हम मास्टर कैडर की थोड़े दिनों बाद क्या है पूरे टॉपिक वाइज तैयारी करवा देंगे आपको, यानी कि जो हमने नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर से आपको कराएंगे तैयारी। तो जैसे जैसे हमने लिख रखा है वैसे ही करवा देंगे आपको पूरा एकदम। तो आप फिर चिंता ना करें। और अगर कोई विशेष कक्षा की जरूरत है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पक्का लिख के हमारे को बता दें कि हमारे को ये टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो वो एक स्पेशल क्लास के अंदर करवा देंगे, ऐसे ही प्रश्न वाली क्लास में कभी लेकर आ जाएंगे आपके लिए, तो वो टॉपिक करवा देंगे। इसी के साथ तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो आधुनिक काल के तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। तो क्या पुनर्जागरण काल कहा जाता है, या फिर जागरण सुधार काल कहा जाता है, या छायावादी कहा जाता है, या फिर प्रगतिवाद कहा जाता है। तो साथियों इसको तो हमने देखा था क्या है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर है, ठीक है। तो इसको क्या है भारतेंदु युग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ठीक है साथियों। और ये क्या है ये छायावादी है। तो इसका क्या है, इसका है पंत, ठीक है, निराला है। और इसमें कौन है महादेवी वर्मा है,
तो पंत पंत निराला महादेवी वर्मा के नाम से ही ये नाम टिका हुआ है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है इसमें, ठीक है, हजारी प्रसाद भी है। ठीक है साथियों, इसके साथ हम देखते हैं प्रगतिवाद है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है साथियों? इसका उत्तर रहने वाला है जागरण सुधार काल। नहीं नहीं, इसका सॉरी, पूछा है तीसरे चरण का, तो तीसरे चरण का क्या रहने वाला है? छायावाद है ना। तो इसमें कौन है? निराला है, पंत है, सुमित्रा है, क्या नाम है, महादेवी वर्मा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका हम देखते हैं कि छायावादी जो है, इनका जो प्रसाद, पंत, निराला, जो इनके नाम पर इस युग को कहा जाता है, इसका जो समय है वो है 1920 से साथियों। तो और इसका जो अंतिम समय है वो 1936 तक है। और जो प्रवर्तक हैं इसके वो जयशंकर प्रसाद जी माने गए हैं। और ये क्या है साथियों? ये ऐतिहासिक रचनाएं लिखते हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, जो भी है। तो ये क्या है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक नाटकों को लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। तो प्रश्न संख्या 10 है कि प्रगतिवाद काल जो साम्यवादी जिसको कहा गया, ठीक है, इसका समय सीमा क्या है? तो आपने ये बताना है कि जो प्रगतिवाद है, जो छायावाद से बाद में आया है, तो उसकी समय सीमा क्या रहने वाली है? क्या 36 से 40 तक रहने वाली साथियों, या फिर 20 से 43 रहने वाली है, या फिर 1936 से 1940 है, या फिर 1936 से 1943 है? तो इसका समय जो है, जो छायावाद है, वो तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। और इसके बाद आगे क्या है? आगे प्रयोगवाद शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? तो जो प्रगतिवाद है वो क्या है? 1936 से 1943 तक है। और इसके साथ रहने वाला डी आंसर इसी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जो क्या है, तो प्रगतिवाद जो समय है, इसको क्या साम्यवादी काल भी कहा गया है। इसका समय क्या है? 1936 से 1943 तक है। इसी के साथ हम आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि प्रयोगवाद काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न क्या है कि प्रयोगवाद काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपने ये बताना है, जो प्रयोगवाद है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो क्या इसको फिर अज्ञेय नाम दिया गया है, या फिर तार सप्तक कहा गया है साथियों, या फिर ए और बी दोनों हैं, और या फिर कोई नहीं है? तो प्रयोगवाद में बात की जाए तो यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे अज्ञेय जी जो थे वो मुख्य थे। और उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा है तार सप्तक, ठीक है। तो तार सप्तक क्या है? इन्होंने 1943 में लिखा है। तो इसके हिसाब से जो इसका प्रगतिवाद का समय है 1943 है, तो यहीं से माना जा रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, पहला तार सप्तक यानी कि तार सप्तक है, फिर उसके बाद दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक है, ठीक है। तो ये 4 तार सप्तक निकाले इन्होंने। 7 कवियों की एक संस्था बनाई, और उन 7 कवियों की मतलब है कि एक तार सप्तक के अंदर इन 7 कवियों की रचनाएं आती थी। और इसी के साथ इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो तार सप्तक तो रहने वाला है, और अज्ञेय का ये युग है, तो अज्ञेय भी रहने वाला है। उत्तर रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे, इसके उत्तर को देखते हैं। तो उत्तर क्या है साथियों? जो प्रयोगवाद है वो तार सप्तक और अज्ञेय के नाम से क्या है, जाना जाता है। इसका समय जो है साथियों वो 1943 से लेकर क्या है, 1943 में क्या है, अज्ञेय ने पहला तार सप्तक संपादन किया। और 1953 है, इसके बाद क्या है साथियों, नई कविता का समय आया, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं, तो जो इनके प्रवर्तक है वो अज्ञेय जी हैं। और 1953 के अंदर क्या है, नई नई कविता, जो नई कविता नामक एक पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त ने किया, जो 1954 में किया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, 1953 के अंदर से तार सप्तक की शुरुआत मानी जाती है। 1954 के अंदर कौन सी पत्रिका है? तो वो है साथियों, वो है नई कविता, ठीक है। ये है नई कविता, क्या है, ये है पत्रिका। इसका संपादन किसका द्वारा किया गया? तो इसका संपादन किया जगदीश चंद्र के द्वारा। ठीक है साथियों।
तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि आधुनिक काल के अंतिम चरण को क्या नाम दिया गया है। तो आपने बताना है कि आधुनिक काल का जो अंतिम चरण है उसका क्या नाम दिया गया है। तो वो आपने बताना है कि जो आधुनिक काल का जो अंतिम चरण है उसको क्या कहा गया है। नवलेखन काल कहा गया है, जागरण सुधार काल कहा गया है, या फिर छायावादी काल कहा गया है, या फिर क्या है साथियों, प्रगतिवाद कहा गया है। तो आपने इसका उत्तर देना है। तो आपने बताना है कि इसको क्या कहा गया है, नवलेखन कहा गया है, या फिर जागरण सुधार काल कहा गया है, या फिर इसको छायावादी कहा गया है, और या इसको प्रगतिवाद काल कहा गया है। तो इसको कहा गया है साथियों नवलेखन काल, यानी कि नई कविता। ठीक है साथियों, और इसके प्रवर्तक कौन मानते जाते हैं, तो जगदीश गुप्त माने जाते हैं। ठीक है साथियों, उन्होंने 1500 क्या नाम, सॉरी 1500 नहीं, यानी कि उन्होंने 1954 में नई कविता नाम की एक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है। और जागरण सुधार काल को क्या कहा जाता है, तो जागरण सुधार काल क्या है साथियों, ये है द्विवेदी युग। तो ऐसे क्या है, भूलना नहीं है आपने, ऐसे याद करते रहना है, कंटिन्यूटी बनानी है जो तैयारी करोगे उसमें। छायावादी है तो ये क्या है साथियों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रसाद, निराला, पंत का युग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रगतिवाद है, तो प्रगतिवाद क्या है, ये मार्क्सवाद है, साम्यवाद है या मार्क्सवाद है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे उत्तर को देखते हैं। नवलेखन, तो नवलेखन क्या है साथियों, नवलेखन जो है नई कविता है, नवी कविता का युग कहा जाता है, और उसका समय जो है 1953 से शुरू होकर क्या है अब तक माना गया है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है कि भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो साहित्यकार के नाम पर है। तो आपने ये बताना है कि भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 तक का जो समय माना गया है वो ऐसा कौन सा आलोचक है या राइटर है या लेखक है जिसके नाम से, या महाअनुभव कौन है कि जिनके नाम से ये नाम रखा गया है भारतेंदु युग। तो क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर क्या नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और या जयशंकर प्रसाद है। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इतने प्रश्नों में हमने कराया आपको कि ये है जो भारतेंदु जी हैं। उत्तर है सी, इनका जो जन्म है वो 1850 है, जिससे कि है इस काल का जो नाम है वो भारतेंदु युग रखा गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं साथियों, तो भारतेंदु जी के जन्म से आरंभ हुआ है, जन्म इनका 1850 में है, और इसी से क्या है इनकी जो समाप्ति है वो 1900 के अंदर क्या होता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन होता है। और जो सरस्वती पत्रिका है साथियों वो 1903 से लेकर 1920 तक क्या है, तो यहाँ इसका संपादन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, इसी के साथ क्या है आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 कि भारतेंदु युग में गद्य काव्य और पद काव्य की भाषा कौन सी मिलती है। तो आपने ये बताना है कि जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग के अंदर जो भाषा है जो काव्य की भाषा है वो कौन कौन सी रही है। गद्य बोले तो, गद्य बोले तो निबंध लेख जो है ना, गद्य जैसे गद्य रचनाएं होती है जैसे निबंध लेख नाटक, तो ये क्या है, ये गद्य रचनाएं में आती है। ठीक है, और जो पद रचनाएं हैं तो वो क्या है, ये कविता आती है ना। तो इसी के साथ हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ब्रज भाषा जो है वो कविता लिखने के लिए थी, और अवधि जो थी, अवधि अवधि का इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे खड़ी बोली का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और खड़ी बोली क्या है यहाँ पद के लिए चली और ये गद के लिए चली। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो उत्तर है साथियों वो रहने वाला है, उत्तर क्या रहने वाला है, ए और सी दोनों रहने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को क्या कहा है, आशीर्वाद गीति मुक्त परंपरा का काव्य कहकर पुकारा है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सी रचनाएं दी है, और इन्होंने क्या इस युग को क्या कहा है, आदर्शवादी गीति मुक्त काव्य परंपरा कहा है साथियों। इसी के साथ आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की खड़ी बोली भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किए गए। तो आपने ये बताना है कि जो खड़ी बोली है जो उसके लिए भाषा के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किस आदमी ने किए हैं, क्या मुंशी लल्लूलाल जी हैं, या फिर साथियों मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, और या फिर इंशाअल्लाह खां हैं, और या फिर सदल मिश्र हैं। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला साथियों, तो खड़ी बोली को भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ये हैं साथियों लल्लूलाल जी, और इनका जन्म जो है वो मथुरा में हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, जब रचनाएं लिखते हैं तो ये मथुरा की जो भाषा है यानी कि जो ब्रज भाषा है वो इनके रचनाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो है जो फोर्ट विलियम कॉलेज है तो उसके साथ ये जुड़े हुए थे और भाषा मुंशी के रूप में काम करते थे। ठीक है साथियों, इसी के साथ सदर मिश्र जी का भी नाम फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है, और ये दो व्यक्ति क्या है, ये जुड़े हुए थे आपके भाषा मुंशी के पद पर फोर्ट विलियम कॉलेज में, और ये जो थे ये बिहार से संबंध रखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ उत्तर रहने वाला है ए, और हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या है साथियों, खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहकर पुकारा है। तो आपने ध्यान देना है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने क्या है खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदी कह के पुकारा है। और इसी के साथ ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, और सभी साथियों ने क्या है कक्षा को ज्वाइन करना है। जो भी कक्षा बाद में देखेगा पक्का साथियों उस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आधी कक्षा को हम बिना समय बर्बाद किए कक्षा को समाप्त करते हैं साथियों। सभी हमारे चैनल के ऊपर सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें साथियों आप। धन्यवाद।